ट्वेल्थ क्लास। अब चैप्टर रीड कर रहे थे अक्षेत्रीय आकांक्षाएं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा था जम्मू एंड कश्मीर के बारे में कि वहाँ की सिचुएशन कैसी थी और किस तरीके से पाकिस्तान से कुछ घुसपैठिए कश्मीर में आकर घुस गए थे और वहाँ के राजा ने हमसे मदद मांगी थी। ठीक है, फिर यहाँ पर हमने 370 जो आर्टिकल था, अनुच्छेद था, उसके अनुसार मतलब जो कश्मीर है उसको उसकी स्वायत्तता बनाने के लिए हम सहमत हो गए थे। अब देखिए बाहरी और आंतरिक विवाद क्या थे। उस समय से जम्मू एवं कश्मीर की राजनीति हमेशा ही विवादग्रस्त एवं संघर्ष युक्त रही है। जब से लेके अब तक हम देखें तो आज तक भी वहाँ की जो राजनीतिक है वह विवादग्रस्त रही है, संघर्ष युक्त रही है। इसके बाहरी एवं आंतरिक दोनों कारण हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है। उसने हमेशा यह दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। देखिए जो भी यहाँ पर मतलब प्रॉब्लम आ रही हैं वो किस वजह से आ रही है, इंटरनल और मतलब एक्सटर्नल दोनों ही रीज़न यहाँ पर हैं। कश्मीर समस्या का एक कारण पाकिस्तान का रवैया है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उसने हमेशा से ही दावा किया है कि कश्मीर घाटी पाकिस्तान का अक्षेत्र होना चाहिए या वह पाकिस्तान का ही अक्षेत्र है। आप पढ़ चुके हैं कि 1947 में इस राज्य में पाकिस्तान ने कबायली हमला करवा दिया था। इसके परिणाम स्वरूप राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तानी नियंत्रण में आ गया। ठीक है, एक हिस्सा जो है जम्मू एंड कश्मीर का वो पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया जब 1947 में पाकिस्तान ने इस पर अटैक कराया। भारत ने दावा किया कि यह अक्षेत्र का अवैध अधिग्रहण है। पाकिस्तान ने इस अक्षेत्र को आज़ाद कश्मीर कहा। 1947 के बाद कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष का यह एक बड़ा मुद्दा है। देखिए जो उसने युद्ध के दौरान हिस्सा अपने अधिग्रहण में किया था उसे उसने आज़ाद कश्मीर का नाम दिया है और यह आज तक भी मतलब कश्मीर के पास ही है। यहाँ देखिए आंतरिक रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर के संविधान में धारा 370 के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। इंटरनल रूप से देखें तो भारतीय संघ में कश्मीर जो है मतलब भारतीय संघ के हिसाब से कश्मीर जो है वह लेकर विवाद ही रहा है। आप जानते हैं कि कश्मीर को संविधान में 370 की धारा के तहत विशेष दर्जा दिया गया है। धारा 370 व 71 के तहत किए गए विशेष प्रावधानों के बारे में आपने पिछले वर्ष भारतीय संविधान सिद्धांत और व्यवहार में पढ़ा होगा। 370 धारा के अनुसार इसे एक स्पेशल मतलब राज्य का दर्जा दिया गया है। धारा 370 के तहत जम्मू एवं कश्मीर को भारत के अन्य राज्यों के मुकाबले में ज़्यादा स्वायत्तता, ज़्यादा छूट दी गई है। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएं इस राज्य में लागू नहीं होती हैं। देखिए जम्मू कश्मीर एक ऐसा इकलौता स्टेट है जहां जिसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसे ज़्यादा छूट दी गई है और इस राज्य पर भारतीय संविधान की जो व्यवस्थाएं हैं वे सभी की सभी लागू नहीं होती हैं। संसद द्वारा पारित कानून राज्य में उसकी सहमति के बाद ही लागू हो सकता है। देखिए संसद ने जिस कानून को पारित किया है वह हमारे पूरे देश में लागू होता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में वह सिर्फ तब लागू हो सकता है जब वहाँ की जो सरकार है, ठीक है, वो इस चीज़ के लिए सहमति देते हैं। इस विशेष स्थिति में दो विरोधी प्रतिक्रियाएँ सामने आई। लोगों का एक समूह मानता है कि राज्य को 370 धारा के तहत विशेष दर्जा देने से यह भारत के साथ पूरी तरह नहीं जुड़ पाया है। यह समूह मानता है कि धारा 370 को समाप्त कर देना चाहिए और जम्मू कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जब इसे इतनी स्वायत्तता दी गई है या जो हमारी संसद कानून बनाती है वह इस पर लागू नहीं होते हैं, तो उस स्थिति में यह बिल्कुल ही अलग हो गया है और यह पूरी तरीके से भारत से जुड़ नहीं पाया है। इसलिए लोगों का मानना है कि मतलब 370 जो धारा है उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए और जम्मू और कश्मीर को अन्य राज्यों की तरह ही होना चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर एक विवाद का ही मुद्दा है। दूसरा वर्ग विश्वास करता है कि इतनी बार स्वायत्तता पर्याप्त नहीं है। जो इसमें मतलब जो दूसरा वर्ग, देखिए ये उनकी थॉट है जो मतलब ये चाहते हैं कि कश्मीर जो है वह मतलब इंडिया का पार्ट होना चाहिए। दूसरा जो यहाँ का आवाम है जो ज़्यादातर कश्मीरी ही हैं वह इस बात में विश्वास करते हैं कि हमें जो स्वायत्तता दी गई है वह पर्याप्त नहीं दी गई है। कश्मीरियों के एक वर्ग ने 3 प्रमुख शिकायतें उठाई। 3 प्रमुख शिकायतें क्या थी कि पहली यह भारत सरकार ने वायदा किया था कि कबायली घुसपैठियों से निपटने
समय के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाएगी तो भारत संघ में विलय के मुद्दे पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। ठीक है, ये बात हमारे जब हमने हस्ताक्षर करवाए थे वहाँ के महाराजा से, तो उस चीज़ में ये चीज़ क्लियर की गई थी कि जब भी यहाँ पर स्थिति नॉर्मल होगी तो फिर जनमत संग्रह कराया जाएगा और उसी के अनुसार जो होगा डिसीजन लिया जाएगा। इसे पूरा नहीं किया गया, ऐसा कहा गया है वहाँ के लोगों के द्वारा। दूसरी यह है कि धारा 370 के तहत दिया गया विशेष दरवाजा पूरे तरीके से अमल में नहीं लाया गया है। जो स्पेशल स्टेट का दर्जा उसे दिया गया है वह 370 को पूरी जो आर्टिकल है 370 उसे पूरी तरीके से अमल में नहीं लाया गया है। इससे स्वायत्ता की बहाली तथा राज्य को ज़्यादा स्वायत्ता देने की मांग उठी। तीसरी शिकायत यह की जाती है कि भारत में बाकी हिस्सों में जिस तरह लोकतंत्र पर अमल होता है उस तरह का संस्थागत लोकतांत्रिक बर्ताव जम्मू कश्मीर में नहीं होता है। देखिए, जिस तरीके का लोकतांत्रिक बर्ताव कहाँ पर होता है, जम्मू एंड कश्मीर से अन्य राज्यों में होता है, उस तरीके का लोकतांत्रिक बर्ताव जम्मू कश्मीर के साथ नहीं किया जाता है। राजनीति देख लेते हैं 1938 के बाद। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक मूवी के बारे में दे रखा है, ये मूवी इसी से संबंधित है। इस तमिल फिल्म में एक नवोड़ा पत्नी के दुख और साहस की कहानी बयां की गई है। रोजा के पति का उग्रवादी अपहरण कर लेते हैं। रोजा ही मूवी का नाम है यहाँ पर, और रोजा जो है उसके हस्बैंड का मतलब जो अपहरण है वो एक उग्रवादी द्वारा किया जाता है। यह खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर था। इस आदमी की जो मतलब क्वालिटी थी वो क्या थी कि वो खुफिया संदेशों को पढ़ने में माहिर था। उसे कश्मीर में तैनात किया गया जहाँ उसका काम दुश्मन के खुफिया संदेशों को पढ़ना था। पति पत्नी में जैसे ही दाम्पत्य का प्रेम बढ़ने लगता है वैसे ही पति का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं की मांग है कि रोजा के पति ऋषि को तभी छोड़ा जाएगा जब जेल में बंद उनके सरगना को छोड़ दिया जाए। रोजा का संसार ढहने लगा। वह अधिकारियों और राजनेताओं के दरवाजे खटखटाते हुई दर बदर भटकती रही। यह फिल्म भारत पाकिस्तान के विवाद की पृष्ठभूमि से बनी है। इस वजह से लोगों में यह बड़ी प्रिय हुई थी। इस फिल्म को हिंदी साहित्य व अन्य भाषाओं में रूपांतरित किया गया है। ठीक है, कब आई थी ये? 1992 के अंदर आई थी। ठीक है, रोजा मूवी है, आप भी देख सकते हैं। जो इंडिया और पाकिस्तान के जो विवाद संबंध मुद्दे रहते हैं यह उनसे ही संबंधित एक मूवी है। अब यहाँ हम देख लेते हैं राजनीति जो 1948 के बाद हुई थी। ठीक है, अभी आपने देखा कि किस तरीके से हमने जो उसे स्पेशल प्रोविज़न दिया है तो उस पर विवाद के जो मुख्य तथ्य हैं वो क्या हैं। अब हम देखेंगे 1948 के बाद क्या क्या हुआ। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद शेख अब्दुल्ला ने भूमि सुधार की बड़ी मुहिम चलाई। शेख अब्दुल्ला कहाँ के प्रधानमंत्री थे? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर थे और प्रधानमंत्री बन गए थे जम्मू एंड कश्मीर राज्य के। ठीक है, तो उन्होंने इसके साथ साथ जन कल्याण की नीतियाँ देखिए, उन्होंने भूमि सुधार की मुहिम चलाई और जन कल्याण की भी कुछ नीतियाँ थी जो उन्होंने लागू की थी। इन सब से यहाँ की जनता को फ़ायदा हुआ। बहरहाल कश्मीर की हैसियत को लेकर शेख अब्दुल्ला के विचार केंद्र सरकार से मेल नहीं खाते थे। जो कश्मीर की हैसियत का सवाल की यदि हम बात करें तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, उससे मतलब इसके विचार जो हैं वह मेल नहीं खाते थे। फिर उसके बाद देखिए इसमें दोनों के बीच मतभेद पैदा हुए। 1953 में शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया। कई सालों तक उन्हें नज़रबंद रखा गया था। शेख अब्दुल्ला को यहाँ पर बर्खास्त कर दिया गया और उन्हें नज़रबंद रखा गया। शेख अब्दुल्ला के बाद जो नेता से सत्तासीन हुए वे शेख की तरह लोकप्रिय नहीं थे। शेख अब्दुल्ला की तरह वे लोकप्रिय नहीं हुए। केंद्र के समर्थन के दम पर ही वे राज्य में शासन चला सके। राज्य में विभिन्न चुनावों में धांधली और गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगे। 1953 से 1974 के बीच अधिकांश समय इस राजनीति का कांग्रेस का ही असर रहा था। जो 1953 से 74 तक की जो भी यहाँ पर राजनीति हुई उस पर कांग्रेस का ही असर रहा था। कमज़ोर हो चुकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कौन लीड कर रहे थे? शेख अब्दुल्ला। अब उनको तो नज़रबंद कर लिया गया तो उनके बिना वह कमज़ोर हो गई थी। कांग्रेस के समर्थन से ही राज्य में कुछ समय तक सत्तासीन रही थी, लेकिन बाद में वह कांग्रेस में मिल गई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस किस में मिल गई? बाद में जाकर कांग्रेस में मिल गई। इस तरह राज्य की सत्ता कांग्रेस के नियंत्रण में आ गई। इस बीच शेख अब्दुल्ला और भारत सरकार के बीच सुलह की कोशिश जारी रही। देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जब कांग्रेस में आकर मिल गई तो इस समय में मतलब शेख अब्दुल्ला और
भारत सरकार के बीच जो सुलह की कोशिश थी वे जारी रही। 1974 में इंदिरा गांधी के साथ शेख अब्दुल्ला ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और वे राज्य के मुख्यमंत्री बने। ठीक है, शेख अब्दुल्ला जो प्रधानमंत्री जो अलग से जाने जाते थे, अब वह राज्य के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को फिर से खड़ा किया। 1977 के राज्य विधानसभा के चुनाव में बहुमत से निर्वाचित हुए। सन 1982 में शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो गई और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व की कमान अब उनके पुत्र ने संभाली। उनका पुत्र कौन सा है? फारूक अब्दुल्ला ने संभाली। फारूक अब्दुल्ला भी मुख्यमंत्री बने। बहरहाल राज्यपाल ने जल्दी ही उन्हें बर्खास्त कर दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस से एक टूटे हुए गुट ने थोड़े समय के लिए राज्य की सत्ता संभाली। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही जो एक गुट टूटा था तो उसी ने कुछ समय के लिए मतलब क्या नाम है सत्ता संभाली थी। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप में फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। इससे कश्मीर में नाराजगी की भाव पैदा हुए। देखिए, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के कारण फारूक अब्दुल्ला को बर्खास्त कर दिया गया और इससे कश्मीर की नाराजगी के भाव पैदा हुए और शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के बीच समझौते से राज्य के लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास जमा था। फारूक अब्दुल्ला की सरकार की बर्खास्तगी से इस विश्वास को धक्का लगा। 1946 में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन किया। इससे भी लोगों को लगा कि केंद्र सरकार जो है केंद्र राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप कर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना यहाँ से? हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आप चैप्टर कर रहे थे रीजनल एस्पिरेशन। यहाँ हम जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित स्टडी कर रहे थे। तो देखिए, एक्सटर्नल और इंटरनल डिस्प्यूट थे जो जम्मू एंड कश्मीर में, वो देख लेते हैं। सिंस देन द पॉलिटिक्स ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर ऑलवेज रिमेन कॉन्ट्रावर्सियल एंड कॉन्फ्लिक्ट रिडन फॉर बोथ द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रीजन। ये कहता है कि यदि हम देखें तो शुरुआत से ही जम्मू एंड कश्मीर की जो मतलब कश्मीर जो है वो ऑलवेज मतलब कंट्रोवर्शियल रहा है, कन्फ्लिक्ट रिडन रहा है। एक्सटर्नल और इंटरनल इसके दोनों रीज़न हैं। एक्सटर्नली जो है वो पाकिस्तान हैज़ ऑलवेज क्लेम दैट द कश्मीर वैली शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। एक्सटर्नल रीज़न इसका क्या है सबसे बड़ा, कि जो पाकिस्तान है वह ये क्लेम करता है कि जो कश्मीर वैली है वह उसका एक भाग है। एज वी नोटेड अबव, जैसा कि हमने ऊपर देखा, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड ए ट्राइबल इन्वेजन ऑफ द स्टेट इन 1947। हमने ऊपर देखा था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने एक ट्राइबल इन्वेजन किया था, मतलब इलीगल रूप से कुछ लोगों को कब्जा करने के लिए यहाँ पर घुसाया था 1947 में। एज ए कॉन्सिक्वेंस, और इसका परिणाम यह हुआ था कि ऑफ विच वन पार्ट ऑफ द स्टेट केम अंडर पाकिस्तान कंट्रोल। स्टेट का जो एक पार्ट है वह पाकिस्तान के कंट्रोल में आ गया। इंडिया क्लेम दैट दिस एरिया इज़ अंडर इलीगल ऑक्यूपेशन, और इंडिया जो है वह यह क्लेम करता है कि जो उन्होंने यह अधिग्रहण किया है यह इलीगल है। पाकिस्तान डिस्क्राइब द एरिया एज आज़ाद कश्मीर, और पाकिस्तान ने इस एरिया को किस नाम से संबोधित किया है? आज़ाद कश्मीर के नाम से संबोधित किया है। एवर सिंस इन 1947 कश्मीर हैज़ रिमेन्ड ए मेजर इशू ऑफ द कन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। 1947 से ही हम देख सकते हैं कि जो पाकिस्तान और मतलब इंडिया के बीच में जो युद्ध का मुख्य कारण रहा है वह पाकिस्तान ही रहा है। इंटरनली देयर इज़ ए डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन द इंडियन यूनियन, और सबसे इंटरनली जो मतलब डिस्प्यूट रहा है वो डिस्प्यूट ये रहा है कि जो कश्मीर का स्टेटस भारत के संग में क्या है। यू नो दैट द कश्मीर वॉज गिवन ए स्पेशल स्टेटस। हम जानते हैं कि कश्मीर को हमने एक स्पेशल स्टेटस दिया है अकॉर्डिंग टू 370 आर्टिकल इन योर कॉन्स्टिट्यूशन। यू हैव स्टडीड अबाउट द स्पेशल प्रोविजंस, आपने कुछ स्पेशल प्रोविजंस पढ़े हैं विच आर डिस्क्राइब इन आर्टिकल 370 एंड 371। लास्ट ईयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपकी बुक थी, आर्टिकल 370 था गिव ग्रेटर ऑटोनॉमी, इसने मतलब ज़्यादा स्वायत्ता दी है, ज़्यादा फ्रीडम दी है, ऑटोनॉमी बिल्कुल अलग राज्य का दर्जा दिया है जम्मू एंड कश्मीर को कंपेयर टू द अदर स्टेट ऑफ इंडिया, दूसरे जो स्टेट्स हैं उनके कंपैरिजन में। द स्टेट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन, इस स्टेट का अपना एक खुद का संविधान है। ऑल प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट एप्लीकेबल टू द स्टेट, जितने भी प्रोविजंस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो सभी के सभी मतलब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पर लागू नहीं होते हैं। लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट अप्लाई टू J&K ओनली इफ द स्टेट एग्री, और जो हमारे लॉ पास आउट किए जाते हैं हमारी पार्लियामेंट के द्वारा वैसे तो वो हमारे पूरे कंट्री में लागू होते हैं, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविज़न के अंदर मतलब स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया है। इसी वजह से यदि वहाँ का स्टेट एग्री करता है देन वो कानून वहाँ पर लागू हो सकता है, अदरवाइज़ वो कानून वहाँ पर लागू नहीं हो सकता। दिस स्पेशल
स्टेटस हैज़ प्रूव्ड टू अपोजिट रिएक्शंस। इसके कहते हैं जो स्पेशल स्टेट्स मतलब जो स्पेशल स्टेटस का जो स्पेशल स्टेटस इसे दिया गया है उसकी वजह से दो अपोजिट रिएक्शन है वो प्रोवोक होकर आई हैं। दिस इज़ द सेक्शन ऑफ पीपल आउटसाइड ऑफ JNK दैट बिलीव दैट द स्पेशल स्टेटस ऑफ द स्टेट कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 370 डज नॉट अलाउ फुल इंटीग्रेशन ऑफ द स्टेट विद इन द इंडिया। देखिए ये सेक्शन जो है ये मतलब ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये उनका है जो लोग JNK से बाहर निवास करते हैं। उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि जो हमने इसे स्पेशल स्टेटस का दर्जा दे दिया है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 372 तो इससे मतलब पूरे देश का एकीकरण नहीं कहा जा सकता क्योंकि एक राज्य जो है वह इससे अलग है। दिस सेक्शन फील दैट द आर्टिकल 370 शुड बी देयर फॉर रिवोक्ड। इस सेक्शन के जो लोग हैं वह इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो 370 आर्टिकल के अकॉर्डिंग इसे स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा दिया गया है उसे वहाँ से हटा दिया जाए एंड JNK शुड लाइक एनी अदर स्टेट इन इंडिया। और JNK भी मतलब एक ऐसा ही स्टेट होना चाहिए जैसा कि और स्टेट्स हमारे यहाँ पर हैं। अनदर सेक्शन कौन सा? देखिए एक सेक्शन मैंने उसकी बात की है जो कश्मीर में निवास नहीं करते हैं, कश्मीर से बाहर के लोग हैं। दूसरे लोग वो हैं जो कश्मीर में निवास करते हैं, कश्मीरी हैं जो ज़्यादातर बिलीव दैट द ऑटोनॉमी कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 370 इज़ नॉट इनफ। ठीक है, इनके जो कश्मीरी हैं इनके अकॉर्डिंग जो इन्हें ऑटोनॉमी दी गई है वह मतलब पूर्ण रूप से नहीं दी गई है। इट इज़ नॉट इनफ, यह मतलब इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है। इस सेक्शन ऑफ कश्मीरीज हैव एक्सप्रेस एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवेंस। जो कश्मीरीज हैं उन्होंने मतलब 3 बड़े तथ्यों को सामने मतलब एक्सप्रेस किया है। फर्स्ट दैट द प्रोमिस दैट द एक्सेशन वुड बी रेफर्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट आफ्टर द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द ट्राइबल इन्वेजन वाज नॉर्मलाइज्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड। उनका पहला एलिगेशन क्या है कि मतलब जिस टाइम पे हमारे यहाँ पर मतलब पाकिस्तान के द्वारा जो इन्वेजन हुआ था तो उस टाइम पे इंडिया ने यह प्रॉमिस किया था कि जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तो जनमत संग्रह करवाया जाएगा, जो नहीं करवाया गया, जिसके तहत नहीं पूछा गया हमसे कुछ भी। ठीक है, फिर कहते हैं दिस हैज़ जनरेटेड द डिमांड ऑफ प्लेबिसिट। और सेकेंडली जो है देयर इज़ ए फीलिंग दैट द स्पेशल फेडरल स्टेटस जो दिया गया है ग्रांटेड बाय आर्टिकल 370 हैज़ बीन एरोडेड इन प्रैक्टिस। ये कहता है यदि रियलिटी में देखें तो जो स्पेशल स्टेटस हमें मिलना चाहिए वह एग्जैक्टली हमें नहीं मिला है। ये इनका सेकंड था। दिस लीड टू द डिमांड फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ऑटोनॉमी। और इसलिए ये मतलब दोबारा से मतलब ऑटोनॉमी प्राप्त करना चाहते हैं, ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। एंड द थर्डली इट इज़ फेल्ट दैट द डेमोक्रेसी विच इज़ प्रैक्टिस्ड इन द रेस्ट ऑफ इंडिया हैज़ नॉट बी सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जिस तरीके से भारत के अन्य राज्यों में मतलब लोकतंत्रता को स्थायी अस्तित्व दिया गया है वैसा यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में नहीं दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं पॉलिटिक्स सिंस 1942। पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ेंगे जो 1942 के बारे में। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक मूवी के बारे में जो आपकी बुक में एक्सप्लेनेशन दे रखी है इसके बारे में। ठीक है, रोज़ा के बारे में दे रखी है। रोज़ा इज़ ए फीमेल, ठीक है, जिसके हस्बैंड को किडनैप कर लिया गया था। क्यों किडनैप कर लिया गया था? क्योंकि जो इसका हस्बैंड था, ठीक है, ऋषि जिसका नाम था, वो काफ़ी एक्सपर्ट था खुफिया संदेशों को पढ़ने के लिए। फिर पाकिस्तान ने मतलब डिमांड की थी कि हम मतलब रोज़ा के हस्बैंड को फ्री तब कर सकते हैं जब आप हमारे आदमी को रिहा कर देते हैं। तो जो इस तरह के जो विवाद हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होते रहते हैं, तो आप इस मूवी से भी कंक्लूज़न निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं पॉलिटिकल जो सिचुएशन थी 1948 के बाद क्या हुआ था। देखिए 47 में जो अटैक हुआ था तो अटैक के बाद ऐसी स्थिति थी कि जो शेख अब्दुल्ला थे वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए थे। लेकिन उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। आफ्टर टेकिंग ओवर एज द प्राइम मिनिस्टर शेख अब्दुल्ला कौन थे? जिन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लीड किया था। ठीक है, वहीं थे शेख अब्दुल्ला। इनिशिएटेड मेजर लैंड रिफॉर्म्स, शुरुआत में उसने कुछ भूमि सुधार किया एंड अदर पॉलिसीज़, कुछ नीतियाँ भी बनाई विच बेनिफिटेड ऑर्डिनरी पीपल, जो आम आदमियों के लिए लाभदायक थी। बट देयर वॉज ए ग्रोइंग डिफरेंस, लेकिन यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस थे, अंतर थे बिटवीन हिम एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो हमारी केंद्रीय सरकार है मतलब उनकी और हमारी थॉट मैच नहीं कर रही थी। अबाउट हिज पोजीशन ऑन द कश्मीर स्टेटस ही वॉज डिसमिस्ड, उसे डिसमिस कर दिया गया 1953 में एंड कैप इन डिटेंशन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, और काफ़ी टाइम के लिए उसे डिटेन कर लिया, नज़रबंद कर लिया काफ़ी समय के लिए, काफ़ी ईयर्स के लिए। एंड द लीडरशिप दैट सक्सेसेड हिम डिड नॉट एंजॉय एज ए पॉपुलर सपोर्ट, और जो लीडरशिप थी
वो सक्सीड नहीं हुई, डिड नॉट एंजॉय एज ए पॉपुलर स्पोर्ट, वॉज एबल टू रूल द स्टेट मेनली ड्यू टू द सपोर्ट ऑफ द सेंटर। देयर वर सीरियस एलिगेशन ऑफ माल प्रैक्टिस इन रिगिंग इन वेरियस इलेक्शंस। और इसके बाद भी मतलब जो सिचुएशंस हुई, जो भी इलेक्शंस हुए तो उसमें धोखाधड़ी और मतलब काफ़ी मतलब घोटालों की इलेक्शंस में मतलब फेयरली इलेक्शंस नहीं हुई यहाँ पे। ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ द पीरियड 1952, 1953 एंड 1974 द कांग्रेस पार्टी एक्सरसाइज ए लॉस्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट्स। कांग्रेस पार्टी ने मतलब भारी रूप से अपना इन्फ्लुएंस रखा था 1953 से 1974 के बीच में जम्मू एंड कश्मीर पे। ए टर्न केटेड जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, जिसके मतलब जो शेख अब्दुल्ला थे अब वो यहाँ पर नहीं थे, वो नज़रबंद थे, तो रिमेंड इन पावर, वो पावर में थी विद द एक्टिव सपोर्ट। उसे सपोर्ट मिला हुआ था कांग्रेस का कुछ समय के लिए, बट लेटर, लेकिन इसके बाद इट मर्ज्ड विद द कांग्रेस, यह बाद में कांग्रेस के साथ मिल गई। दस द कांग्रेस गेन द डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट इन द स्टेट। और इस तरीके से कांग्रेस ने मतलब डायरेक्ट कंट्रोल कर लिया था इस स्टेट के ऊपर। इन द मीन वाइल, इसी बीच में देयर वर सेवरल अटेम्प्ट टू रीच एन एग्रीमेंट बिटवीन शेख अब्दुल्ला एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और काफ़ी मतलब इसी बीच में मतलब एग्रीमेंट हुआ किसके बीच में, शेख अब्दुल्ला और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी उनके बीच में। फाइनली इन 1974 और आखिरकार 1974 में इंदिरा गांधी रीच्ड एन एग्रीमेंट। और 1974 में मतलब शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी के साथ एक एग्रीमेंट पर सिग्नेचर कर दिए। ही बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, अब वो प्रधानमंत्री नहीं चीफ मिनिस्टर होंगे स्टेट के। ही रिसीव्ड द नेशनल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मतलब फिर लीड किया, विच इलेक्टेड विद द मेजोरिटी, और उनको मेजोरिटी मिली। कब मिली, जब 1977 के इलेक्शंस हुए थे तब मिली। शेख अब्दुल्ला डाइड इन 1982, शेख अब्दुल्ला की जो मृत्यु थी वह 1982 में हो गई। एंड द लीडरशिप ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो लीडरशिप है वेंट टू हिज सन, उसके सन के पास चली गई जिसका नाम फारूक अब्दुल्ला था, जो उसके बाद चीफ मिनिस्टर बने। बट ही वॉज सून डिसमिस्ड बाय द गवर्नर, लेकिन गवर्नर ने उसे घर ही उस जगह से हटा दिया। एंड ए ब्रीफ एक्शन ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस कम टू द पावर फॉर ए ब्रीफ पीरियड। द डिसमिल ऑफ, जो डिसमिल किया गया था, डिसमिसल किया गया था फारूक अब्दुल्ला का गवर्नमेंट ड्यू टू द इंटरवेंशन ऑफ द सेंट्रल जनरेटेड ए फीलिंग ऑफ रेस्ट्रेनमेंट इन द कश्मीर। फिर द कॉन्फिडेंस था जो कश्मीरीज का, जो हैड डेवलप्ड इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस, जब उनका जो मतलब कॉन्फिडेंस था वो इंक्रीज़ हुआ था। कब, जब यहाँ पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था आफ्टर अकॉर्ड बिटवीन, जो मतलब एग्रीमेंट हुआ था किसके बीच में, इंदिरा गांधी के बीच में और शेख अब्दुल्ला के बीच में। रिसीव्ड ए सेट बैक, वो मतलब एकदम से उनके विश्वास को क्या लगा, धक्का लगा। इन द फीलिंग दैट द सेंटर वॉज इंटरवेनिंग इन द पॉलिटिक्स ऑफ द स्टेट वॉज फर्दर strengthened when the National Conference in 1986 to agree to have an electoral alliance with the Congress and the ruling party in the center। देखिए रूलिंग पार्टी जो है सेंटर में कौन थी, कांग्रेस थी, ठीक है। और इसी से मतलब जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इस चीज़ को फील किया था कि जो पॉलिटिक्स है वो इंटरवेनिंग कर रही है, इंटरप्ट कर रही है, हस्तक्षेप कर रही है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट जो है वहाँ पर उस पर अपना अधिकार जताने की कोशिश कर रही है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना।